देखिए बोर, तो हम लोग अभी बोर पढ़ रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर में आप लोग को बताया पिछले क्लास में, लेकिन फिर से एक बार उसको हम रिकैप कर देते हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल में 4 कंडीशन बोर दिए हैं, चारों आप लोग को शुरू से बताते चले आ रहे हैं। अभी जितना एक्सप्लेनेशन हम किए हैं, है ना, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम ले लीजिए, या आप जितना भी सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन से ले लिए, हाइड्रोजन एटम को लेकर के ही एक्सप्लेन किया गया है। तो बोर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए थे, वो बोर का कहना ये था, ठीक है, कि यहां लिखे हैं हम लोग बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स, बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर का कहना यह था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसा लिखवाए हैं, याद होगा आप लोग को, mvr इक्वल्स टू nh/2π। ये बोर का क्वांटम कंडीशन है। बोर का कहना था कि उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर 1h/2π होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2h/2π होगा तो सेकेंड ऑर्बिट, तो 3h/2π तो थर्ड ऑर्बिट। आखिर ये कैसे, वो एक्सप्लेन कैसे किए कि यही एंगुलर मोमेंटम ही nh/2π के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों वो सोचे, तो उसके बारे में देखिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये ले लेते हैं, सपोज दैट ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, ये ले लेते हैं, ये है थर्ड ऑर्बिट है, ऐसा है। तो ऑर्बिट में होता क्या है उसके बारे में समझिए। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो एक बार वाइब्रेट करता है, मतलब एक वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, ऐसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, एक वेवलेंथ बनाता है। अगर सेकेंड ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व करता है तो वो इस तरह से 2 बार ऐसा बनाता है। बोलिए सर ऐसा क्यों बन रहा है? तो कारण ये है, देखिए इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रिवॉल्व कर सकता है, सर्कुलर पाथ में तो कभी रिवॉल्व नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो साथ में वाइब्रेट भी करता है। वो तो हम लोग भी करते हैं, चलते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन हम लोग का वाइब्रेशन पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग का मास ज्यादा है, वहां मास डोमिनेट कर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, 10⁻³ के रेंज में होता है। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पाथ, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा होता है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रॉन चलता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में चलेगा तो ही वाइब्रेट करेगा, एक बार वाइब्रेशन होता है। सेकेंड ऑर्बिट में चलता है तो 2 बार वाइब्रेशन होता है, मतलब 2 वेवलेंथ बनाएगा। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में चलेगा, इस तरह से थर्ड ऑर्बिट में अगर चलता है तो ऐसे करके वाइब्रेट करता है, ये ऐसे करके चलता है। तो जितना ऑर्बिट में चलता है उतना बार उसका वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो क्या होगा इसमें देखिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग लेते हैं, ऑर्बिट बना देते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक बार वाइब्रेट करता है, ये हुआ n=1 फर्स्ट ऑर्बिट। ऐसा आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर आप इसको एक्सप्लेन जो कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो वेव कंप्लीट कर रहा है, ऐसे, है ना। अगर ये थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, इस तरह से होगा, ऐसा 3। ये n=2 है और ये n=3, अलग अलग ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेवलेंथ कंप्लीट करता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेवलेंथ कंप्लीट करता है, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ कंप्लीट करता है, ये होता है। अब बोर क्या किए, उसको सर्कुलर मान लिए, सर्कल मान लिए हैं। मतलब फर्स्ट बार में अगर रिवॉल्व किया तो उसका रेडियस हो जाएगा 2πr1, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो 2πr1 इक्वल्स टू क्या आया, लैम्डा। 2 बार अगर वाइब्रेट किया तो उसका रेडियस हो जाएगा 2πr2। तो अब 2πr क्यों ले रहे हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr2। फर्स्ट में कवर किया कितना, 2πr1, और थर्ड में क्या होगा 2πr3। हर बार तो सर्कल ही बना रहा है, तो 2πr2 में 2 लैम्डा हो जाएगा। इसमें अगर लेंगे 2πr3 तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। 2πr मतलब सरकमफेरेंस। फोर्थ बार में होगा घूमेगा अगर, तो 2πr4 2πr5 बढ़ते जाएगा और लैम्डा भी बढ़ते जाएगा। तो फॉर nth ऑर्बिट nth ऑर्बिट के लिए अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2πrn
2 पाई आर एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन लेमडा। एन लेमडा होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर वन 1 लेमडा आया, 2 पाई आर टू 2 लेमडा आया, 2 पाई आर थ्री 3 लेमडा आया। उस तरह से nth ऑर्बिट में जब चलेगा तो कितना बार वो वाइब्रेट करेगा, n टाइम्स, मतलब n लेमडा आ गया। तो 2 पाई आर एन इक्वल्स टू क्या आ गया, n लेमडा। अब हम लोग लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या लेते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम एल होता है, एल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एम बी आर। एल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एम बी आर एंगुलर मोमेंटम का। फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम लीजिए तो एम बी आर वन आएगा, सेकेंड का लीजिएगा एम बी आर टू आएगा, थर्ड का लीजिएगा एम बी आर थ्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग लेंगे एम भी nth ऑर्बिट के लिए तो एम भी आर एन आएगा। क्या आ गया, एम भी आर एन, ये nth ऑर्बिट का हम लोग और रेडियस ले रहे हैं, है ना, कोई भी ऑर्बिट इन जनरल ले रहे हैं nth ऑर्बिट का। अगर यहां से आप आर एन लीजिएगा तो आर एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन लेमडा बाई 2 पाई, एन लेमडा बाई 2 पाई। वो आर एन का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एन लेमडा, सॉरी एम भी आर एन का वैल्यू पुट करेंगे एन लेमडा बाई 2 पाई, ये आ गया, समझ गए। अब डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, ये हो गया 2 एम भी एन बाई 2 पाई, और लेमडा का फॉर्मूला होता है एच बाई एम भी। लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई एम भी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम भी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्यों लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल्स टू होता है एच बाई एम भी। तो यहां से एम भी से एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा एन एच बाई 2 पाई। ये निकल गया एल। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, इसी का नाम दिया गया है एम बी आर। देयरफॉर एल इक्वल्स टू एम बी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यही है बोर का सेकेंड क्वांटम कंडीशन, कि कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फर्स्ट h बाई 2 पाई आएगा अगर एंगुलर मोमेंटम l का वैल्यू, तो फर्स्ट ऑर्बिट में l NH बाई 2 पाई 2 आएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में यही वो एक्सप्लेन किए जो बात बताए बोर, वो जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसके लिए कि एंगुलर मोमेंटम NH बाई 2 पाई होना चाहिए, वो कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट लेकर के चले, यहाँ पर nth ऑर्बिट के लिए इसको जनरलाइज कर दिए, nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाले तो वह एंगुलर मोमेंटम आ गया NH बाई 2 पाई। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट ओनली इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। दिस इज द क्वांटम कंडीशन ऑफ बोर। बात समझ में आ गया, तो ये है। अब यहाँ पर ये तो एक्सप्लेन कर दिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि उनका कहना था कि ऑर्बिट सर्कुलर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो हो रहा है वो ऑर्बिट को हम लोग क्या करके लेके चल रहे हैं, वाइब्रेशन लेके चल रहे हैं, परफेक्टली तो सर्कुलर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है यहाँ पर परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव कर रहा है, लेकिन बोर ये ले करके चले कि वो परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो ये बोर का आपका मतलब कमी रह जाएगा, ड्रॉबैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इस बात को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हद तक इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है, क्योंकि हम लोग वाइब्रेशन को जल्दी कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा क्यों, परफेक्टली सर्कुलर आप बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ये बात का आंसर बोर के पास नहीं था, तो ये बोर का ड्रॉबैक्स में आया था, बोर का थ्योरी का कमी में आया था। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी होता है, तो बोर का थ्योरी में ये कमी है, ये ड्रॉबैक है ना, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लेनेशन बहुत हद तक जो है वो सही है। इसके बाद आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, सो ये अभी तक बोर का ही थ्योरी तक आया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, बोर्स लिमिटेशंस, मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्या कमी रह गया जो अभी तक जो है ठीक नहीं हुआ, एक तरह से बोलिए। लास्ट बोर का ही थ्योरी आया है, अभी तुरंत एक्सप्लेन किए हम लोग बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स को, है ना। बोर सबसे पहला बात तो यह गलती है कि ये बोर की सारा जितना भी एक्सपेरिमेंट अपना किए हैं वो सब हाइड्रोजन एटम को लेकर के, जितना भी एटम क्या लिए हैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, बस ये आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके पास, जिस एटम के पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके लिए थ्योरी जो है फेल हो जाता है।
तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया कि ये जो है मतलब थ्योरी ओनली एक्सप्लेन करेगा किसको, हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड फेल्स इन केस ऑफ द एटम्स हैविंग 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो सब का सब हाइड्रोजन एटम को लेकर के एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है और बाकी सब के लिए क्या होता है, फेल हो जाता है। समझ गए? पहला तो ड्रॉबैक, पहला कमी ये है। दूसरा कमी क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये कहना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग लेके चलते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में लेके चलते हैं। क्यों भाई सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों लिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट आप क्यों नहीं लिए? ये कहना ये था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जैसे कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो आप इलिप्टिकल क्यों नहीं लिए, सर्कुलर ही क्यों लिए, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन बोर नहीं कर पाए। जब आप बोल रहे हैं कि प्लैनेट के जैसा मूव करता रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो प्लैनेट तो इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व करता है, ऐसा ऑर्बिट रिवॉल्व करता है, सर्कुलर में तो नहीं करता है जितना प्लैनेट है सन के अराउंड। तो इलिप्टिकल क्यों नहीं लिए, सर्कुलर क्यों लिए, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन बोर नहीं कर पाए, या बोर का थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरा लिमिटेशन आपका ये हो गया, कमी ये हो गया। थर्ड क्या है, अभी हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, आप बोल दिए कि नहीं ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जबकि करेगा नहीं। ये कैसा, ये क्या करेगा, परफेक्टली सर्कुलर तो कभी नहीं होगा, ये इस तरह से रिवॉल्व करेगा। मतलब ये कहना कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है सर्कुलर ऑर्बिट है, ये कहना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर, और वेव जो होगा वो तो वाइब्रेट करेगा, परफेक्टली सर्कुलर तो कभी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर भी बोर का थ्योरी जो है वो फेल कर जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 4 में क्या आता है, अभी हम लोग बोर का थ्योरी में 5 सीरीज देखे, ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चेन, ब्रैकेट और पीफंड। ठीक है, इसमें क्या है, लाइमन लाई करता है किसमें, अल्ट्रावायलेट में, पाश्चेन लाई करता है विजिबल में, और उधर ब्रैकेट, पीफंड ये सब जो है बामर लाई करता है आपका विजिबल में, लाइमन के बाद बामर, और पाश्चेन के बाद पाश्चेन, ब्रैकेट और पीफंड तीनों जो है वो इंफ्रारेड में लाई करता है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहा है, एनर्जी ही रिलीज कर रहा है, तो अलग अलग रीजन में क्यों लाई कर रहा है, कोई विजिबल में तो कोई अल्ट्रावायलेट में, ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, सब तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अगर विजिबल है तो सब विजिबल होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट है सब अल्ट्रावायलेट होना चाहिए, तो ऐसा क्यों, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी जो होता है सीरीज का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 में आता है, नंबर 5 में क्या हुआ कि बोर के बाद उन्हीं का चेला लोग आया, जीमान और स्टार्क, 2 साइंटिस्ट का नाम था जीमान और स्टार्क। वो लोग क्या देखे कि यहां से अगर जंप करता है जिस समय इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर जाता है। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद या मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेविएट नहीं करता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है। तो क्यों टूट रहा है? आपका कहना तो है स्पेक्ट्रल सीरीज बनाता है, स्पेक्ट्रल सीरीज कभी ब्रेक नहीं करता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है ना, मतलब सीरीज जो लाइन बनेगा वो तो कंटिन्यूअस बनेगा, तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक क्यों करता है, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं था, या बोर थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज जो है वो बोर का थ्योरी में लिमिटेशंस है, मतलब कमी है। रिसर्च में है, हो सकता है आगे कोई इसका आंसर दे पाए, लेकिन अभी तक इसका आंसर कोई दे नहीं पाया है। तो बोर का थ्योरी का ये ड्रॉबैक्स है। बात समझ में आया? तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, देखिए बोर्स थ्योरी इज applicable in case of hydrogen like single electron atoms, and it fails in case of atoms
हैविंग 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। लिखो तो पहले, ठीक है। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में आप लोग को देखिए, ये हो गया, ये 5 लिख दिए हैं, आपका ड्रॉबैक्स है ना। तो फिर से एक बार सबको है ना समझ लीजिए क्या है। बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, जिस एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बोलिए सिर्फ हाइड्रोजन का ही होता है, बाकी का तो होता नहीं है। हो सकता है हीलियम का आप He+ ले लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके लिए एप्लीकेबल है। Li2+ ले लीजिए, लिथियम का 2+ ले लीजिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर जिसके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये थ्योरी फेल कर जाता है। पहला इसका ये ड्रॉबैक है। सेकेंड क्या है? वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स आर टेकन। आप सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों लिए कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? क्यों? इलिप्टिकल भी तो हो सकता था, जैसे सन के अराउंड अर्थ जो है और प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो इलिप्टिकल क्यों लिए, सर्कुलर ही क्यों लिए? इस बात का भी एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं है। थर्ड में है इलेक्ट्रॉन शो वेव प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन के पास तो वेव प्रॉपर्टी होता है। देयरफॉर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट परफेक्टली डिफाइंड। इसलिए इसका ये बोलना कि नहीं ये सर्कुलर है, ये भी गलत है। पूरा सर्कुलर भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे वेव बनाते हुए इलेक्ट्रॉन चलता है, तो परफेक्टली सर्कुलर कहना भी सही नहीं है। ये भी बोर का थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, कमी है। ठीक है। उसके बाद ये इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस लाइन्स, वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स। अभी आप लोग को बताया अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो अलग अलग सीरीज में लाई करता है, तो ऐसा क्यों? इसका भी एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं था। It cannot explain the splitting of spectral lines in electric field and magnetic field. स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक कर जाता है, लाइन बीच बीच से टूट जाता है। ये टूट क्यों रहा है? टूटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेक नहीं करता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बोर नहीं कर पाए। तो ये आपका हो गया बोर्स ड्रॉबैक्स, है ना। ये बोर का जो है वो ड्रॉबैक है, ये कमी है, जो कमी अभी तक दूर नहीं हो पाया है। तो जो एटम चैप्टर था उसके बारे में हम लोग लगभग सब कुछ पढ़ लिए, जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस से कुछ ज्यादा ही बता दिए हैं आप लोग को, है ना। थॉमसन से स्टार्ट किए बोर तक का, बोर का पूरा एक्सप्लेनेशन, है ना, उसके जितना भी डेरिवेशन आया वो सब, और इधर हम लोग लास्ट में देख लिए बोर का कमी। तो यहां तक अब जो है एटम चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। किन्हीं को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जो है एटम में, है ना, जितना भी है टॉपिक ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, सब कुछ इससे आएगा। और कभी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डाउट पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है। देखिए ये है आपका नेक्स्ट का टॉपिक में आते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अभी आप लोग को बता रहे थे कि हायर ऑर्बिट से आएगा फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में, तब जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। ये ऐसा ले लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लेते हैं सेकेंड ऑर्बिट है। ठीक है। ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, इस तरह से है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग लिए, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ये आपका आया कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लिए, सेकेंड ऑर्बिट का कितना आया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। थर्ड ऑर्बिट का लिए, थर्ड ऑर्बिट का क्या आया? ये आया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 85 आया था ना? नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से एनर्जी जो है अलग अलग ऑर्बिट का है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और ये जो जितना भी ऊपर में रहेगा ये सबको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, समझ गए बात को? तो ये है आपका ग्राउंड स्टेट और ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। अब हम लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो जंप करने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइट कर देने वाला एनर्जी। एक्साइट कब होगा? एक्साइट करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में है, अपने नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करके ऊपर चला जाएगा। बताया अभी आप लोग को कि एनर्जी रिलीज करेगा तो हायर से लोअर में आएगा,
एनर्जी गेन करेगा तो लोअर से किस में जाएगा, हायर में चला जाएगा। तो हायर में अगर इलेक्ट्रॉन चल गया मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, आदमी नॉर्मल है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो एक्साइटेड हो जाता है। अच्छा होने का मतलब क्या है, कुछ आप गेन कर लेते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा, थोड़ा एनर्जी मिलेगा, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होगा मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड में जा रहा है उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर ग्राउंड से थर्ड में चला गया उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकेंड 2 बार जंप किया है मतलब दूसरा ऑर्बिट जंप कर गया है। उसके बाद फर्स्ट से थर्ड में फोर्थ में जाएगा तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी होगा। तो जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ले जाने में, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइट कर देने वाला एनर्जी मतलब जितना एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। एक्साइट मतलब ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में चला जाए। और एनर्जी देते कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं पोटेंशियल से। बात समझ में आया, पोटेंशियल वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। तो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हम लोग देंगे उसको बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। जितना एनर्जी देंगे एक्साइटेशन एनर्जी हुआ, और जितना पोटेंशियल देंगे उसको बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। समझ गए बात को। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, टू हायर एनर्जी लेवल मतलब ऊपर का ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसके लिए जितना पोटेंशियल देना होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। जैसे सपोज दैट निकालना है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकलेगा, तो E2 में से E1 को माइनस कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किससे, फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में। तो E2 माइनस E1, E2 कितना हो गया आपका, E2 है -3.4 और माइनस E1 कितना है -13.6। तो -3.4 प्लस 13.6 ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर पोटेंशियल का बात करेंगे सिमिलरली, और फर्स्ट अब ले लीजिए सेकेंड, इस तरह से ले लेते हैं एनर्जी कहीं, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए क्या होगा, फर्स्ट से जंप करके डायरेक्ट थर्ड में जाएगा। ठीक है, तो E3 में से E1 को माइनस करना होगा, कितना डिफरेंस आ रहा है E3 माइनस E1। तो E3 आप लीजिएगा तो कितना है -1.5 और माइनस E1 क्या है -13.6। तो ये आ गया आपका -1.5 प्लस 13.6, तो ये हो जाएगा प्लस 13.6, तो ये माइनस हो कितना आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हुआ। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड का निकालना हो, फोर्थ का निकालना हो, सारा एक्साइटेशन एनर्जी निकल जाएगा। जितना एनर्जी उतना ही पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में रहेगा एनर्जी और वोल्टेज के फॉर्म में रहेगा पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना एनर्जी बोलते हैं उतना ही उसका पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसका ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल
अगर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बोला जाए तो यही आएगा 10.2 और ये हो जाएगा वोल्ट। उसमें लिखिएगा अगर सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल तो ये हो जाएगा आपका 12.1 वोल्ट। समझे? इस तरह से आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहां से निकल जाएगा हम लोग का एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रॉन E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू E इंटू भी होता है, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू E इंटू भी। इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से तो मिलेगा वर्क डन, लेकिन वर्क डन ये जूल में होता है। वर्क डन किस में होता है? जूल में। अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे ई भी को ई से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई और ई क्या हो गया? कैंसल। तो भी हो गया आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। समझे? तो जो वोल्टेज है पोटेंशियल देखिए यहां भी लिए है, यहां भी लिए है। यहाँ भी जब जूल में लेंगे तो ई से मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 10 टू द पावर -19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो जो भी वोल्टेज आ रहा है वही आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहला रहा है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जितना एनर्जी होगा यूनिट उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, उतना ही पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा तो एनर्जी भी आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा तो यहाँ एनर्जी भी आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पोटेंशियल आप दे रहे हैं वही एनर्जी कहला रहा है। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी निकाले 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसके लिए पोटेंशियल देना पड़ा होगा हम लोग को 10.2 वोल्ट। ठीक है, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं सेकेंड में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये। तो इसका मतलब इसके लिए पोटेंशियल आपको कितना देना पड़ा? 12.1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होता है वही पोटेंशियल हो जाता है वोल्टेज में, वोल्ट में। यही दोनों में सिमिलरिटी और है ना, इसी से रिलेटेड। वो क्या टॉपिक है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी इसके पहले आप लोग को बताए एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या डिफरेंस है एक्साइटेशन में और आयोनाइजेशन में, वो पहले समझिए। अभी हम लोग क्या किए? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जंप कर दिए फर्स्ट में, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जंप किए थर्ड में ले गए तो वहां पर भी वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइट हो गया। ठीक है, आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जंप करना है यहां से और सीधा आपको ले जाना है एटम से बाहर इंफिनिटी में, मतलब कोई भी ऑर्बिट में नहीं रहना चाहिए। ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां पे? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट अगर है मान लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को आपको इतना एनर्जी देना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाए? इंफिनिटी में। इंफिनिटी का मतलब जहां पर उसका एनर्जी 0 हो जाएगा। एनर्जी यहाँ डिक्रीज कर रहा है ना, एनर्जी जो है मतलब माइनस में लीजिएगा, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी बढ़ रहा है तो ये इंफिनिटी में चला जाए। तो इंफिनिटी में जाने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से रिमूव करना है और कहां ले जाना है? और इंफिनिटी में, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, एटम से पूरा बाहर ले जाना है। उसके लिए तब बोलेंगे कि जो एटम है वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने का मतलब ये होता है कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इंफिनिटी चला गया। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में तो उसके पास है -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। उतना एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग दे दे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहता है। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ही होता है कि फोर्स वहां पर अट्रैक्टिव होगा, मतलब बाउंडेड रहेगा। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। अगर आप इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या होगा? इस ऑर्बिट को छोड़ेगा और बाहर चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां पर है सेकेंड ऑर्बिट में कितना इसके पास एनर्जी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से घूम रहा है, ये अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। अगर इसको हम लोग +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे, मतलब बाहर से सप्लाई करेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भाग जाएगा, मतलब कंप्लीटली एटम से बाहर चला जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। लोअर ऑर्बिट से मतलब ग्राउंड स्टेट से हाई ऑर्बिट में जाएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी हुआ, लेकिन लोअर ऑर्बिट से ये चला जाएगा कहां पे? इंफिनिटी में, जहां पर आपका ऑर्बिट से बाहर चला गया, एटम से बाहर चला गया, तब इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और बता ही रहे शुरू से आप लोग को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं, तो जितना पोटेंशियल देंगे उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके लिए जो पोटेंशियल देना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहां पर हम लोग लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कर दीजिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन completely from its orbit, out of the atom, ले कहा जाना है, एटम से बाहर, is called आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए बात को? ठीक है, एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल को बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E इंफिनिटी माइनस E1, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जाना है इंफिनिटी में, कहां से, फर्स्ट ऑर्बिट से। तो E इंफिनिटी माइनस E1, हायर माइनस लोअर माइनस कर रहे हैं, तो E इंफिनिटी तो 0 है और E1 क्या है, माइनस 13.6, मतलब आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आना भी चाहिए सेम, जितना एनर्जी से बाउंडेड है उतना एनर्जी बाहर से देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके एटम से बाहर चला जाएगा। अगर इस तरह से सिमिलरली आपको निकालना है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तब क्या होगा, E इंफिनिटी और माइनस क्या होगा, E2 से कहां ले जाना है, इंफिनिटी में ले जाना है। तो E2 आपका हो गया 0 और E2 क्या है, माइनस 3.4, तो ये आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी का कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को लिखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट, है ना, जो एनर्जी वही हो जाएगा पोटेंशियल। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका कितना, 3.4 और ये हो जाएगा वोल्ट। तो ये हुआ एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब चैप्टर एटम जो है वो चैप्टर एटम से कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है ना, सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी से कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पास्चन सीरीज आप लोग को बताया, पास्चन सीरीज 3rd नंबर में आता है, लैमन, बामर, उसके बाद पास्चन। तो पास्चन के लिए N1 इक्वल्स टू 1 है ना, N1 इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी 3, N1 इक्वल्स टू 3, N2 क्या होगा, वेवलेंथ देखिए शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा वेवलेंथ तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से। वैल्यू कम तो तभी आएगा क्योंकि 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है ना, सबसे छोटा वैल्यू आएगा। बाकी जितना भी आएगा 1/2 लीजिए, 1/3 लीजिए, 1/4 कोई वैल्यू लीजिएगा अगर, तो 0 से 1/इंफिनिटी लेंगे तो 0 आएगा, सबसे छोटा वैल्यू आएगा। बाकी 1/4 लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, 1/5 का स्क्वायर लेंगे, सब केस में जो है उसका वैल्यू बड़ा ही आएगा 0 से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इन्फिनिटी से आना चाहिए। तो यहाँ पे N2 जो आपका है मतलब हायर एनर्जी लेवल, वो हम लोग क्या लेंगे, इन्फिनिटी, और पास्चन सीरीज के लिए N1 तो 3 होता ही है ना, आप लोग को बताया भी। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लेंगे 1/λ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1, n1 कितना है, n1 है 3 का स्क्वायर और माइनस N2 तो आपका इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी करिएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा,
है ना। तो ये हो गया आपका 1/λ, ये आगे r 1/3 का स्क्वायर 1/9 और -1/∞ तो 0 हो गया। मतलब ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू क्या आएगा r/9, उल्टा कर दीजिएगा दोनों तरफ रेसिप्रोकल, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 9/r। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 9/r आ गया। अब 9 तो 9 है ही, r का वैल्यू पुट कर दीजिए। r पुट करिएगा 1.097 इंटू 10⁻7। बताया अभी आप लोगों को ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10⁻7। इससे अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा आपका 8.204 आ जाएगा इसका वैल्यू 8.204 और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 8.2041 और इंटू 10⁻7 जो है ऊपर जाएगा तो -7। ये मीटर में आएगा, तो किस में आएगा मीटर में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एंगस्ट्रॉम में तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में क्या होगा 3 डिजिट राइट शिफ्ट कर दीजिए 8204.1 तो 10⁻³ आएगा और 10⁻7 पहले से था। जितना डिजिट राइट शिफ्ट करते हैं है ना उतना 10⁻- में ले लेते हैं। तो डेसिमल को 3 डिजिट राइट शिफ्ट किए तो 10⁻³ ले लिए और 10⁻7 पहले से है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 8204.1 10⁻10 मीटर आएगा। -10 को बोला जाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया 8204.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। आंसर आपको अक्सर देगा एंगस्ट्रॉम में, अगर आप निकालिएगा तो वेवलेंथ है ना, इसलिए इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं 8204.1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका पास्कल सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।